सो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी जो कर रहे थे 15 मार्च से हमने स्टार्ट किया था और अभी हमने पहले 9 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं जिसमें थ्योरीज हमने किया है। कुछ एग्जाम साइज कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स जो कि सॉल्व है एनसीईआरटी में, तो मैं चाहता हूँ बच्चा खुद करे और फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो अभी हम लोग एक्चुअली चैप्टर 10 कर रहे हैं। आज चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, 1 से 9 तक हो गया है। अभी 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो इस चैप्टर में क्या है कि पहले ये लोग एक्चुअली मेनली स्टार्ट करते हैं स्लोप से, है ना। तो मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ये पीछे वाला जो थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास 10th में 9th में जो बच्चा पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही अगला पार्ट है। तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 1 मिनट चार्ज पर लगा दो। तो चलिए, तो कुछ हम लोग क्या देख रहे थे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। अच्छा, तो हम लोग क्लास 11th जो एनसीईआरटी है, जो क्लास 11th का एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर 10 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मेनली जो लोअर क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, चाहे वो 9th क्लास में या 10th क्लास में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज हैं, सो उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें मेनली कहां से स्टार्ट था कि जैसे ये एक नंबर लाइन है, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, सो ये 1 डायमेंशनल बोलते थे इसको। फिर ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, सो ये भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का लाइन, ये भी नंबर लाइन ही है। तो 2 नंबर लाइन को हमने परपेंडिकुलरली रखा है, तो ये बना रहा है एक्स वाई प्लेन, है ना। ये एक नंबर लाइन है और ये भी एक नंबर लाइन है, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी। सो एक नंबर बीच में 0 है, तो 0 पे हमने कॉमन रखा है, एक नंबर लाइन दूसरा नंबर लाइन, दोनों को परपेंडिकुलर हमने रखा है। तो ये आपका हो गया, इसको प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया। ये 1 डायमेंशन है। ऐसे ही आप 3 स्ट्रेट लाइन को अरेंज करेंगे तो ये स्पेस बनाता है। जैसे इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं और इस तरीके से है, सो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये हमारे पास है। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 3 स्ट्रेट लाइंस को हमने परपेंडिकुलरली रखा है। आप सोच रहे होंगे कैसे। सो जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये है, मान लीजिए, दूसरी मेरी ये वाली फिंगर है, तीसरी वाली ये वाली फिंगर है, तो आपको समझ आ रहा होगा, है ना। सो एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, दूसरी ये वाली फिंगर है और तीसरी ये परपेंडिकुलर, इस तरीके। यहां से समझिए, जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन, दूसरी ये और तीसरी ये पेन जो है ना। रूम में एक साथ बॉडी टाइप, हाँ यस। अब रूम में आप ऐसे, बिल्कुल सही बात है, रूम का कोई कॉर्नर दे लीजिए, तो रूम का एक कॉर्नर एक्स एक्सिस, दूसरे कॉर्नर वाई एक्सिस और तीसरा कॉर्नर जेड एक्सिस, तो इस तरीके से। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, ये 3D है। कभी कभी हम ऐसे ही बना सकते हैं इसको, जैसे आपने बताया। तो जैसे ये है, समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली आपका जेड एक्सिस। सो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक। और ये आपका ओरिजिन है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। जैसे रूम का एक कॉर्नर देख लीजिए आप, एक कॉर्नर पे 3 लाइंस निकल रही हैं, एक्स वाई जेड, और देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये जो स्पेस है इसको 3D बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। यहाँ कोई पॉइंट है, सिंपली ऐसा होगा x1 टाइप का, इधर कोई पॉइंट लेंगे तो हो सकता है x1, x2 टाइप का, ये स्पेस है। इधर कोई पॉइंट लेंगे अगर हम, तो होगा x1 y1 कर देता हूं, है ना।
तो x1 कॉमा y1 टाइप का, x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 या xy बोल सकते हैं। इधर कोई पॉइंट लेंगे तो x1 y1 z1 इस तरीके से। सो 3D में इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो ये सब बच्चों ने लोअर क्लास में पढ़ा है ना। जैसे आप जानते हैं कि जैसे लाइन है, तो लाइन क्या कर रहा है, एक्चुअली लाइन के बस दो ही पार्ट है, अपर या लोअर, है ना, इस तरीके से, या जीरो के राइट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइन सेगमेंट को आपने मिलाए तो क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट, है ना। जैसे आपने एक नंबर लाइन ये है और दूसरी नंबर लाइन ये है, इधर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और ये बीच में जीरो है। सो ये एक नंबर लाइन, दूसरी नंबर लाइन, और दोनों को हमने, ठीक है। सो ये दोनों हमारे पास नंबर लाइन है। सो नाउ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरे बोर्ड को, प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड किया, जिसको आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से चार क्वाड्रेंट में ये डिवाइड हो गया, जहां पे आप एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, है ना, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इधर जो है एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव जस्ट लिख रहे हैं, और इधर फोर्थ पॉइंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये साइन हो गया किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स कॉमा जीरो टाइप का होगा, वाई पे कोई पॉइंट है तो जीरो कॉमा वाई टाइप का होगा, नेगेटिव साइड है तो ये जीरो कॉमा माइनस एक्स टाइप का नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो माइनस एक्स टाइप का, मतलब माइनस है ना, एक्स को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो माइनस एक्स नेगेटिव है। वाई एक्सिस पे जीरो कॉमा माइनस वाई टाइप का, तो एक्सिस के पॉइंट्स ये होंगे। तो ये सब लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। अभी आई थिंक इसमें आएगा भी जो चैप्टर नंबर 12 है, आई थिंक इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे आई थिंक 3 डायमेंशनल है, हाँ 3D ज्योमेट्री है यहाँ पे। तो ये 2D वाली चीजें सब बच्चे लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं 9th-10th में एक्चुअली। सो जैसे इसी में आता है कि आपके पास जो प्लेन है इसमें कोई दो पॉइंट है, लेट्स से x1 y1 और दूसरी पॉइंट है x2 y2, इसको आपने ज्वाइन किया, एक लाइन बना, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक। तो इस तरीके, या कोई लाइन ले लीजिए, है ना, या मान लो अभी लाइन सेगमेंट लेता हूं, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो जैसे आपसे ये सब लोअर क्लास में पढ़ा है ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, है ना, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे आप। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसमें ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो क्या होता है बताइए, डिस्टेंस क्या है इसका, अंडर रूट हाँ। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये भी लिख सकते हैं आप, सेम चीज है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो लोअर क्लास में बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे एक और आई थिंक इसमें आएगा क्या, नहीं वो तो 10th में ही था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें ये होता था कि कोई दो पॉइंट है आपके पास, A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, बीच में कोई पॉइंट C है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो डिपेंड करता है ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो पहला केस तक मान लो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सो C डिवाइड्स AB इंटरनली, C डिवाइड्स AB इन रेशियो m/n इंटरनली, ठीक है। तो बताइए आप लोग, आइडिया होगा ही। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ हाँ प्लस n x1 अपॉन m प्लस n m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है।
एक्सटर्नली में क्या होता है, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता तो क्या होता, माइनस। हाँ जस्ट प्लस की जगह माइनस आ जाता। तो इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है, तो जो प्लस है उसके प्लेस पे माइनस आ जाता एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता तो एक्सटर्नली का मतलब क्या है, एक्सटर्नली का मतलब है कि जो पॉइंट आपका है वो बाहर होगा AB के। इंटरनली मतलब ये है कि C पॉइंट AB के बीच में है। n में से भी n माइनस कर देंगे तब, मतलब ऑर्डर सेम है ना, बस ये यहाँ माइनस हो जाएगा हर जगह। हाँ mx2 माइनस mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 फिर माइनस ny1 अपॉन m माइनस, हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस लगा देंगे जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। यहाँ इंटरनली लिखा है, अगर एक्सटर्नली होगा तो एक्सटर्नली का मतलब है C बाहर होगा AB के, AB लाइन के बाहर होगा, तो A से C m होगा और C से B n होगा जैसे अभी है। बट अभी C AB के बीच में है तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और AB अब C बाहर है, तो ऐसा है ये रेशियो m है और ये रेशियो n है। अब यहाँ भी देखिए A टू C m है और B टू C n है, यहाँ भी ऐसा ही है A टू C m है, B टू C n है, बट डिपेंड क्या कर रहा है, यहाँ C AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यहाँ C जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो C बाहर है AB के। सो ये मतलब हुआ। सो ये सब लोअर क्लास में रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज इस चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर इसमें यूज होगा वो कॉन्सेप्ट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है ये, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोअर क्लास में था उसी का अगला पोर्शन, अगला पार्ट ये है स्ट्रेट लाइन। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मेनली ये लोग स्टार्ट करेंगे स्लोप से, तो स्लोप से पहले एक बार देख लेते हैं ये लोग कैसे लिख रहे हैं। तो यहां से इन्होंने स्टार्ट किया, ये चैप्टर स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, और तो मेनली ये कहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ये सब तो हमें पता है। तो ये सब लोअर क्लास में हमने पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, अभी हमने बताया PQ x2 - x1 होल स्क्वायर। इस तरह से एग्जांपल दे रहा है तो इसको आप फिट कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे। फिर ऐसे ही जो मैं बता रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो दो पॉइंट को डिवाइड करने वाली जो तीसरी पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट को लाइन, दो 2 पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रही है वो थर्ड पॉइंट जो उसके बीच में है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट है। तो ये कब है, जब इंटरनली, एक्सटर्नली होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा जस्ट इस तरह से, जैसे यहाँ पे है ना, ये आपको बता रहा है। अच्छा फिर मिड पॉइंट का पूछता है कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो a और b जो ये लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, आप लोग आइडिया है, जो m पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। हाँ तो क्या, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 by 2, ठीक है ना, एवरेज ले लेंगे। हाँ, या अगर पिछला फॉर्मूला यूज करना चाहे तो 1:1 का रेशियो हो गया, वैसे भी सोच सकते हैं आप कि इक्वल है ना दोनों, तो 1:1 का रेशियो हो गया, दोनों रेशियो क्या हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया एक्चुअली। सो 1:1 का रेशियो है तो उससे m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। ओके तो ये हो गया मिड पॉइंट। आगे आते हैं। अच्छा ये भी आपने पढ़ा होगा लास्ट लोअर क्लास में, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो जैसे अभी हमने क्या लिखा, अभी जैसे हमने लिखा है कि मिड पॉइंट वाला, कि कोई दो लाइन सेगमेंट है, मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट है, तो हमने ये देखा कि ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, m इज द मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने देखा होगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, तो ये m जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये है कि जैसे अभी नेक्स्ट बता रहा था इसमें, हाँ ये ट्रायंगल वाला, तो ये भी लोअर क्लास में आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि लाइक a जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, b जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, c जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3। सो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा,
बताइए, अगर तीनों कोऑर्डिनेट मुझे पता है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सोचिए और बताइए। 1/2 x1 सो हाफ x1 इंटू, नहीं y2 माइनस y3, 1 2 3 ऐसे आप याद रख सकते हैं ऑर्डर में, 1 2 3 प्लस x2, हाँ तो 3 4 तो नहीं है, तो 4 के बाद 1 आ जाएगा, मतलब 2 3 फिर वापस 1 साइकिल में। हाँ साइकिल में चलिए, 2 तो y3 माइनस y1 है ना, 2 3 4 तो है ही नहीं ना, तो 2 3 फिर 1 आ जाएगा, 2 3 1 इस तरीके से, प्लस x3, उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा साइकिल में? हाँ 3 1 2, तो समझ सकते 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा फिर? 1 2 3 1 2 3 ऐसा चल रहा है, 1 2 सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 3 के बाद 1, मतलब उस तरह से। सो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, ऐसे समझ सकते हैं आप, है ना, इसी ऑर्डर में है। सो देखिए अब, हाँ तो ये इसका मॉड लेना है, एक्चुअली एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसका क्या करते हैं, मॉड्यूलस ले लेते हैं, इसका हम मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी को आप डिटर्मिनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ, जो डिटर्मिनेंट हालांकि 12th क्लास में आएगा, तो इस फॉर्मूला सेम ही है। सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट एज दिस, तो एज अ डिटर्मिनेंट भी आप लिख सकते हैं कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, हाफ टाइम दिस। सो ये आपका डिटर्मिनेंट डेल्टा है, जिसकी ये वैल्यू है हाफ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को तो यही आएगा। फिर से यही है, इसका मॉड लेना है, ये डिटर्मिनेंट हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं आएगा, लेंथ एरिया वॉल्यूम ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। सो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा आपको। सो इस तरीके से है, तो उसका मॉड ले लेंगे फिर से। तो ये सब लोअर क्लास में ये फॉर्मूला था एक्चुअली, तो वही हम रिवाइज कर रहे हैं पहले। आइए आगे, तो यही ये फॉर्मूला मैं लिख रहा था। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर दिस, तो हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से आ गया। जैसे ये पॉइंट है आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये एरिया निकाल के दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा है ऑलरेडी। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, इसका क्या मतलब है? अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0, इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, किस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा? जब, हाँ वो लाइन पे एक ही लाइन पे तीनों आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 0 इफ एंड ओनली इफ द लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो x a b c पॉइंट है वो एक ही लाइन पे होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, तो एरिया उसका 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कुछ, तो ये सब लोअर क्लास में पढ़ा था, जो अभी तक हमने बताए हैं ये सब आपने 9th 10th में पढ़ा है। अब यहाँ स्टार्ट होता है न्यू कॉन्सेप्ट से, स्लोप ऑफ अ लाइन से। चलिए तो आइए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां स्टार्ट होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, और ये आगे भी आएगा 12th में भी स्लोप, क्योंकि टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से। सो जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, यही सारी चीजें क्लास 12th में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, जो कि अभी चल भी रहा है वहां पे, तो उसकी जो एक्साइज टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली एक्साइज है, उसमें पूरी कॉन्सेप्ट वहां यूज होती है, क्योंकि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन की सारी प्रॉपर्टी वहां यूज होती है। सो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी, अभी 2 क्लास बाद। सो क्लास 12th में चैप्टर 6 चल रहा है ना, क्लास 11th चैप्टर 10 चल रहा है। तो क्योंकि 11th में पूरे सिलेबस में 16 चैप्टर है, और 12th में पूरा सिलेबस में 12 चैप्टर ही है, तो इस तरीके से, नहीं 13 चैप्टर है, सॉरी 12th में पूरा 13 चैप्टर है पूरा सिलेबस में। तो इस तरीके से आते हैं, स्लोप ऑफ लाइन को डिफाइन करते हैं। देखिए,
तो होता क्या है, देखिए अगर कोई भी यू कंसीडर ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो है इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाली पार्ट जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये वाला है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये जो है नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि ओरिजिन के नीचे है ना, ये ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्लोप क्या है, कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो कहीं भी, सपोज आपने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव, सो आपका ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा थीटा। ठीक, सो दिस एंगल यू विल कंसीडर। सो आपने कोई भी एक लाइन बना लो, ये थीटा क्या है, उस द एंगल ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका लाइन है थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एंगल होगा यहाँ पे। सो स्लोप क्या होता है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, ये लाइन एल है मान लो, सो एल यहाँ पे डिनोट करेंगे लाइन के लिए, तो हमारा लाइन एल है। सो इफ अ लाइन एल makes an angle theta with positive direction of x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, तो x एक्सिस के साथ कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइन का एंगल x के साथ, तो x एक्सिस से उस लाइन तक का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो ये इतना ही लिख लो है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो ये जो एंगल है, या लिखना था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन from x axis, the positive x axis, from positive x axis। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही है कि x एक्सिस के साथ लाइन का एंगल थीटा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस केस में देन स्लोप ऑफ लाइन L is defined as tan थीटा। तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, एंड वी डिनोटेड बाय, तो इसको हम डिनोट करेंगे, वी डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम स्मॉल m से, मतलब क्या हो गया, दैट इज हम लिखेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा। तो कोई पूछेगा स्लोप की डेफिनेशन क्या है, तो स्लोप की डेफिनेशन है tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan वही ट्रिग्नोमेट्री वाला tan है। तो थीटा क्या है, तो जिस लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं वो लाइन x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल बना रहा है, x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंगल है, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरी लाइन बनाता हूं मैं, जैसे यहाँ कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जैसे मैं अगर ऐसी लाइन बना लूं, एक नया लाइन ये है, कोई ये बना लिया हमने, तो आप बताइए एंगल कौन सा लेंगे आप, क्या ये वाला एंगल थीटा होगा या ये वाला एंगल थीटा होगा, मान लो ये थीटा 1 थीटा 2, तो हम किसको स्लोप के लिए यूज करेंगे, थीटा 1 को या थीटा 2 को। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, क्या पूछ रहा हूं बताइए। सर थीटा 2। हाँ, तो जैसे हमने कहा कि अगर मुझे इस लाइन का स्लोप लिखना है, मान लो ये लाइन है और इसका मुझे स्लोप लिखना है, इसको मैं m से डिनोट करूंगा, तो ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा 1 है, वो वाला एंगल थीटा 2 है। अब आपसे पूछेगा इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, tan थीटा 1 या tan थीटा 2, तो आपको डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव x के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है, तो इसका होगा tan थीटा 2, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। तो इसका स्लोप एक्चुअली tan थीटा 2 वाला होगा, ना कि tan थीटा 1। स्लोप इक्वल नहीं होगा tan थीटा 1 के, क्योंकि थीटा 1 उस तरह का नेगेटिव एंगल आ सकता है, पता नहीं वैल्यू इक्वल होना हो, है ना, ऐसा। जैसे मान लो ये अगर 60 है, ये 120 है, तो tan 60 यहाँ से -60 निकालोगे कितना आएगा, tan -60 माइनस √3 आएगा, और tan 120 फाइंड करोगे कितना आएगा, सेम ही आएगा क्या। सो tan 120 मतलब 180 माइनस 60, सो tan पाई माइनस थीटा कितना आता है, tan 120 कितना आएगा,
बताइए आप लोग कैलकुलेट करके। तो पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक्चुअली नेगेटिव ही होगा, तो माइनस, हालांकि यहाँ पे इक्वल ही आ रहा है, लेकिन मे भी हमेशा जरूरी नहीं इक्वल हो, जैसे कुछ और मैं एंगल लेके देखूं, देखना पड़ेगा। मतलब एनीवे कहने का मतलब यहाँ पे अगर इस तरह रिप्रेजेंट करना है सो विल कंसीडर tan थीटा 2 फॉर द कन्वीनियंस, है ना। हो सकता है आंसर यहाँ पे, चूंकि इसमें रिलेशन क्या है, अच्छा मुझे लग रहा है कि चूंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पाई है, नहीं एक्चुअली थीटा 1 तो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ ना, ओके, तो अच्छा यहाँ पे -60 था ना, और वो +120 है, तो -60 सेम ही आया +120 के। एक मिनट, तो मैं क्या करूँ, अगर मेरा मान लो 0 डिग्री है 180 है तो सेम ही आएगा, tan 0 tan 1, अच्छा tan की प्रॉपर्टी है कि सेम ही आएगा, ठीक है ना, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। जैसे यहाँ से जो थीटा 2 होगा वो पाई माइनस थीटा 1 होगा, है ना, जो थीटा 2 है वो क्या है, पाई माइनस थीटा 1 है ना, तो यहाँ से आंसर तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा 1, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना माइनस tan, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan, साइन और साइन का उल्टा वो रहता है, बाकी सब पॉजिटिव। हाँ, तो tan नेगेटिव होगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan नेगेटिव है तो ये माइनस tan थीटा 1 हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ इस तरीके से आ जाएगा। अब डिपेंड करता है एंगल क्या है, चूंकि है ना, तो यहाँ पे tan थीटा 2 बराबर माइनस tan थीटा 1 है, तो थीटा 1 एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है वो एक्चुअली 180 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे चूंकि ये -60 लिया है तो ओके है, मतलब अगर ऐसा लेते आप तो गलत होता। आप समझ रहे हैं ना एंगल का डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं कह रहा था, एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे मैं कह रहा था इस तरह का एंगल बनाते हैं, ये 60 होगा जब हम ऐसे जाएंगे, और ऐसे आएंगे तो कितना होगा -60, ऐसे जाएंगे तो 120 डिग्री। आपको आइडिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे चूंकि मैंने -60 लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर 60 लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि tan 60 और tan 120 इक्वल नहीं आएगा, -60 ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या tan -60 और tan 120 सेम आएगा, है ना। अगर 60 लेंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये 60 ऐसे कंसीडर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आंसर एक्चुअली क्या है, तो इस लाइन का स्लोप मैं जो डिफाइन कर रखा हूं, तो उसके हिसाब से जो मैंने डिफाइन किया है, तो इस लाइन का स्लोप tan 120 डिग्री के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है, x के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो बना रहा वही लेंगे हम। तो हम हो सकता है आंसर सेम आए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट हम क्या करेंगे, हम इससे हमारा जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से स्लोप हम कंसीडर करेंगे। तो हमारा एम रहा tan 120 जो भी आएगा, मान लो -√3 आता है, तो ये इस लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है, तो डेफिनेशन है स्लोप का tan थीटा। आइए कुछ एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे ये XY प्लेन है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये लाइन है, आप सब जानते हैं ग्राफ, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स है, तो बीच से पास कर रहा है, तो ये एंगल कितना है, कितना होगा 45, यस, सो 45 डिग्री, जिसको π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, तो π/4। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, तो स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, मान लो m बोलता हूं, तो tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि होती है 1/√2। दूसरा अगर आपसे पूछे स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू -x, सो मान लीजिए ये है, अब मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये लाइन है y इज इक्वल टू -x, तो ये 90 डिग्री ये वाला, अब प्लस 45 ये वाला, सो 90 + 45 टोटल 135 हो जाएगा, है ना, सो टोटल होगा 135 डिग्री। सो मतलब m बराबर यहाँ पे आएगा tan 135 डिग्री। आप वो भी लिख सकते हैं जो आप सही कह रहे थे, 3π/4, तो भी सही है, यही आएगा। सो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan 3π/4, तो ये हो गया tan π - π/4। अब यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा है, सो
tan पाई माइनस पाई बाई 4, और tan जो है ना tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan नेगेटिव होगा, तो माइनस tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, तो -1 आ जाएगा इसका। अच्छा यहाँ मैंने गलत लिखा है ना, आप लोगों ने बताया भी नहीं, tan 45 कितना होता है 1 होता है ना, वो मैंने गलती से है ना, मेरे दिमाग में साइन आ गया, तो साइन 45 मैंने 1/√2 लिख दिया। जी जी, तो tan में 1 है और यहाँ -1 है, तो मतलब y इज इक्वल टू x जो लाइन है उसका स्लोप 1 है, स्लोप 1 है, y इज इक्वल टू -x का स्लोप -1 है। अच्छा x एक्सिस भी तो एक लाइन है, तो x एक्सिस का स्लोप क्या है बताइए, स्लोप ऑफ x एक्सिस भी तो खुद लाइन है ना, तो हर लाइन का स्लोप होगा, तो x एक्सिस का स्लोप किसके इक्वल होगा, सो tan, अब आपको देखना है जो x एक्सिस खुद एक लाइन है, तो देखना है वो खुद लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। फोर्थ, जो फोर्थ है स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा बताओ, तो y एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो y एक्सिस एक लाइन, स्लोप क्या होगा y एक्सिस का, 1090 सर। हाँ, तो आपको देखना है जो y एक्सिस है वो x के साथ, देखो किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, यू जस्ट सी द एंगल ऑफ दैट लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस, सो y का एंगल देखो x के साथ कितना है 90, तो tan 90 डिग्री, और स्लोप इज tan थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैं यहाँ डिफाइन नहीं किया, सो ये जो थीटा मैं लिख रहा था ना, थीटा जो मैं कह रहा था ये थीटा है, सो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लाइनेशन, जैसे भी पढ़ो आप, तो जो थीटा है दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, x2 लाइन है ना, तो ये tan 90 कितना होता है नॉट डिफाइंड प्लस इंफिनिटी, तो y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी है ना, स्लोप डिफाइंड नहीं है, सो y एक्सिस का स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आपको पूछे अगर पांचवा स्लोप ऑफ लाइन, अब कोई भी है ना लाइन आप ले लो, आप कैसे भी लाइन बना लो, दैट इज मेकिंग एंगल सपोज 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो भी आप निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, सो ये हो जाएगा m बराबर tan 30 डिग्री, सिंपली है ना, ये 30 डिग्री अगर है तो, सो यहाँ से आ गया 1/रूट, सॉरी हाँ ठीक है ना, 1/√3 इज करेक्ट, सो टेबल याद रखना पड़ेगा, tan 30 1/√3, सो ये आ गया आपके पास। ठीक है, सो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया इन लोगों ने, तो पहला यहीं पे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन को देखिए इन लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, जरा देखें हम, सो इनका क्या कहना है, अच्छा सो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, तो एक तो द एंगल थीटा मेड बाय लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, तो देखो ये जो थीटा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हुआ, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इन्होंने लिखा है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इंक्लिनेशन x के साथ कितना है, सो दिस इज आर थीटा, वो थीटा है, और तो थीटा जो होगा 0 से 180 के बीच ही हो सकता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री टू 180 डिग्री ही होगी, है ना, यहाँ से आओगे यहाँ तक आओगे तो 180, जैसे ये लाइन है ना यहाँ मैक्सिमम 180 हो सकता है, तो 180 से ना कम ही रहेगा, हालांकि 0 to 180 एक्सक्लूडिंग 180 बोल सकते हैं, क्योंकि 0 हो जाएगा उसके एक्स एक्सिस के लिए, तो सो इस तरह से, सो अब क्या बोल रहा है कि सो इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L,
देन द tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और द ग्रेडियंट। देखो स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है, कह रहा है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L। तो ये 1 लिख दिया, ये L होगा। सो मतलब कहना चाह रहा है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पे थीटा 90 नहीं लेंगे, ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि डॉट डिफाइंड हो जाएगा इसीलिए। तो स्लोप का डेफिनेशन है tan थीटा, और स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट भी है ना, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, तो इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सो ये आपका डेफिनेशन हो गया। ओके, अब आपको देखना है एक्चुअली कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है। अब वो फॉर्मूला प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही करा दिखा देता हूं। देखो तो अब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग 2 पॉइंट जब लाइन पे पता था उसके बीच का डिस्टेंस निकालते थे, अब वैसे ही उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं हम कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1, this point is x2, y2. So A is a point having coordinate x1, y1, B is a point having coordinate x2, y2. तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन AB का जो है ना, जो लाइन AB है उसका स्लोप क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देता हूं, है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन AB या लाइन ज्वाइनिंग AB है, आप ऐसा लिख सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग AB, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB, ठीक है। सो दैट इज M, मैं बोल देता हूं। सो ये एंगल जो भी बना रहा होगा थीटा, तो मुझे थीटा निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा। सो बताइए आप लोग tan थीटा यहां से निकाल सकते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट यूज करके इजीली बता सकते हैं हम लोग। सो ये अगर थीटा है ना, तो ये वाला भी थीटा होगा, मैं प्रूफ ही कर दे रहा हूं हालांकि। देखो सो ये वाला कोऑर्डिनेट x1 है, ये वाला x2 है, ये वाला पॉइंट जो है y1 है, और ये वाला पॉइंट जो है y2 है एक्चुअली, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना है, मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस कितना है बताइए, बेस का लेंथ कितना होगा आप लोग बताइए, ये इसके इक्वल होगा, क्या है बेस का लेंथ, x1 x2 नहीं नहीं, इसका लेंथ, लेंथ मतलब उसके बीच का लेंथ कितना होता है। नंबर लाइन पे आप लेंथ कैसे निकालते हैं, x2 - x1। हाँ, तो ये होगा x2 - x1, राइट, पॉइंट माइनस, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 के बीच का कितना डिस्टेंस है, 4 - 2, 2 का, इस तरीके से। सो x2 - x1, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये इसके इक्वल होगा, कितना डिस्टेंस है ये, y1 - y1 हाँ। सो y2 - y1, तो ये डिस्टेंस हो गया y2 - y1, ठीक, y1, और ये डिस्टेंस है x2 - x1। अब आप tan थीटा बताइए इस ट्रायंगल में क्या होगा, व्हाट इज tan थीटा इन दिस ट्रायंगल। tan थीटा क्या होता है ट्रायंगल में, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ बेस। तो परपेंडिकुलर का लेंथ है y2 - y1 और बेस का लेंथ है x2 - x1। तो ये फॉर्मूला है जिसको मैंने प्रूव कर दिया, यहाँ पे प्रूफ इजी था हालांकि, तो ठीक है ना। तो अगर मुझे कोई 2 पॉइंट दे रखा है लाइन पे, पूछेगा उसका स्लोप क्या है, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। 2 पॉइंट है ज्वाइनिंग, मैं ऐसा लेता हूं A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, इस तरीके से। सो A x1 y1, B x2 y2, तो ये 2 पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन करना, लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला tan थीटा है, tan थीटा से ही आया, देखिए। तो आपको अब ये याद रखना है, जब 2 पॉइंट दिया है मुझे, इफ वी हैव 2 पॉइंट नोन ऑन अ लाइन सेगमेंट, देन स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इज दिस। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आज टाइम ये भी यहाँ भी यही प्रूफ कर रहा होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सेम तरीके से प्रूफ किया है। तो इस तरीके से चलिए, तो मैं अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हमारे पास, अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करूंगा मैं। तो आज हमने क्या किया, आज हमने एक्चुअली थोड़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक किए, स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफाइन किया, फिर एक फॉर्मूला लिखा, जब लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो उसका स्लोप क्या होगा।
अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थ्योरीज पहले देखेंगे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज चैप्टर 10 स्टार्ट किया है, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th एनसीईआरटी का। तो नेक्स्ट क्लास में 10.1 के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी नेक्स्ट बैच है। Thank you, sir.